सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने पररूप संधि के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे मित्रों, पररूप संधि, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, इन तीनों संधियों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अतः संस्कृत के अभिलाषी व्यक्ति इनकी ओर ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, लिखा हुआ है पर रूपम, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है। पर रूपम, पर मतलब बाद वाला, रूपम का मतलब रूप, अर्थात बाद वाला रूप आदेश होता है। कब होता है? एंगी पर रूपम, अर्थात ये विधि सूत्र है। एंग परे होने पर रूप आदेश होता है। कब? तो यहाँ पर उपसर्ग और धातु इन दोनों की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। कि यदि ऐसा कोई अकारांत उपसर्ग हो जिसके बाद में एंग आए, एंगादि धातु आए, ऐसी कोई धातु आए, एक धातु का रूप आए जिसके आदि में, जिसके प्रारंभ में ए या ओ हो, तो पूर्व जो अकारांत उपसर्ग का जो अ है और बाद वाला जो एंगादि जो धातु है, अर्थात जिसके आदि में ए और ओ है, उन दोनों के स्थान पर रूप, पर रूप क्या? ये अकारांत उपसर्ग है। इसके बाद में अगर ए या ओ आ जाए, ये ए और ओ कैसा होना चाहिए? किसी न किसी धातु का रूप हो और उसके आगे ए या ओ हो, एंग आदि धातु हो, जिसके कोई धातु हो, धातु का रूप हो, उसका प्रारंभिक स्वर या तो ए हो या ओ हो, तभी। तो यहाँ पर अकारांत उपसर्ग के बाद में ये ए और ओ आ रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर रूप। अब इन दोनों में पर रूप कौन सा है? अगर ए आ रहा है तो ए आदेश होगा, ओ आ रहा है तो ओ आदेश होगा। यह है पर रूप। परिभाषा समझ लेंगे। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में, अब अकारांत उपसर्ग कितने मित्रों? 4। प्र, उप, अव और अप, ये 4 ही अकारांत उपसर्ग है। इनके बाद में से कोई धातु आ जाए जिसके प्रारंभ में ए स्वर हो या ओ स्वर हो, तो वहां पर पूर्व अकारांत जो उपसर्ग है उसका अ के और बाद वाला जो ए ओ है, उन दोनों के स्थान पर रूप, बाद वाला रूप आदेश होता है। उदाहरण में समझ लेंगे मित्रों। एक बार फिर समझ लीजिए। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में एंग आदि धातु आ जाए, अर्थात ऐसी कोई धातु हो जिसके आदि में, आदि का मतलब प्रारंभ में एकार अथवा ओकार, ए अथवा ओ हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप आदेश होता है। उदाहरण समझेंगे। प्रधन एजते, मित्रों यहाँ पर इस प्र में प्र जो है यह अकारांत उपसर्ग है, इसमें अ मिला हुआ अ है तो अ को बाहर निकाल लिया। इधर एजते, ये एज धातु का रूप है और इसका प्रारंभिक स्वर ए है। अतः इस नियम के आधार पे अ धन ए, इन दोनों के स्थान पर रूप क्या है? ए। तो दोनों के स्थान पर रूप आदेश हो जाएगा ए, और जब इनका संयोग करेंगे पर ए जते, तो बन जाएगा प्रेजते। अत्यधिक चमकता है, चमकने करते होते एज धातु। उपधन औषधि, उप अकारांत उपसर्ग है। औषधि उष धातु का धातु है, तो प्रारंभिक स्वर ओ है। यहाँ पर अधन ओ, ये दोनों के स्थान पर रूप क्या होगा? ओ, तो बन जाता है उपोषति, जलाता है। अवधन एजते, वह में अ मिला हुआ है, अकारांत उपसर्ग है। अ और ए के स्थान पर ए आदेश, पर रूप ए, बन जाएगा अवेजते। उपधन ए ही, अकारांत उपसर्ग के बाद में ए ही जो है धातु का रूप है, से धातु है जिसके आगे में ए है, तो दोनों के स्थान पर अ और ए के स्थान पर ए आदेश, बन जाएगा उपे ही। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं, यह आपने इससे पहले वृद्धि संधि पढ़ी है। वृद्धि रेची, एंगी जो पररूपम जो सूत्र है, वृद्धि रेची का अपवाद है। यहाँ पर नियम के अनुसार वृद्धि संधि होना चाहिए, लेकिन वृद्धि संधि न होकर यहाँ पर पररूप संधि होगी, क्योंकि अकारांत उपसर्ग है। तो वृद्धि, तो ये अ और ए के स्थान पर आई वृद्धि आदेश प्राप्त था, लेकिन इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर उसका निषेध होकर के पररूप आदेश है। प्रधन एजते प्रेजते, उपधन औषधि, उपौषधि नहीं है, उपोषधि पररूप है। अवैजते नहीं है, अवेजते पररूप है। उपे ही नहीं है, उपे ही पररूप है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि किस संधि का अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। आइए हम और कुछ जानते हैं पररूप संधि के बारे में। चले मित्रों, अब हम कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर टी संज्ञा विधायक सूत्र है। किसको टी कहा जाएगा? अचो अंत्यादि टी, एक सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर कि
मान लीजिए आप किसी भी शब्द का अगर विच्छेद करते हैं तो उस शब्द का विच्छेद करते वक्त उसमें बहुत सारे व्यंजन होते हैं और स्वर भी होते हैं। तो उस स्वर और व्यंजनों के समूह में जो अंतिम जो स्वर है उस अंतिम स्वर को टी कहा जाएगा। यदि मान लीजिए अंतिम स्वर तो है ही सही और अंतिम स्वर के बाद में अगर कोई व्यंजन भी अगर आता है, क्योंकि व्यंजन अधूरा होता है उसके हलंत लगता है, अगर व्यंजन भी अगर आता है तो उस व्यंजन की भी टी संज्ञा होगी, अर्थात उस स्वर के साथ उस व्यंजन को जोड़कर उसको टी कहा जाएगा। परिभाषा समझ लेंगे। शब्द या पद में प्रयुक्त स्वरों में अंतिम अच मतलब अंतिम स्वर को अथवा आगे आने वाले व्यंजन की टी संज्ञा होती है, अथवा आगे कोई भी अगर व्यंजन आता है तो उसे टी कहा जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 शब्द लिखे आपको समझाने के लिए विच्छेद करके। राम है रदन आदन आदन मदन अ। तो मित्रों इस राम शब्द में आ और अ 2 स्वर आ रहे हैं, लेकिन इसमें अंतिम स्वर क्या है तो ये अ है, तो ये अ को टी कहा जाएगा। ऐसे मित्रों जगत में जदन अ दन ग दन अ दन त। अब यहाँ इसमें अंतिम स्वर क्या है तो इसमें अंतिम स्वर अ है, लेकिन बाद में त भी आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। इसमें किसकी टी संज्ञा होगी? अत की टी संज्ञा होगी, अत टी कहलाएगा इसमें। ऐसे मनस में म दन अ दन न दन अ दन स। तो अंतिम स्वर क्या है? यह अ है, लेकिन इसके बाद में क्या रहा है? ये स व्यंजन है, इसलिए किसकी टी संज्ञा होगी? अस की टी संज्ञा होगी। सीता अंतिम क्या स्वर आ रहा है? आ, तो आ की टी संज्ञा होगी। कवि तो कवि में अंतिम स्वर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई की टी संज्ञा होगी। समझ में आया? यदि किसी शब्द का विच्छेद करते वक्त उसमें बहुत सारे स्वर हों तो अंतिम स्वर को टी कहा जाएगा। अगर अंतिम स्वर के बाद में अगर कोई व्यंजन भी आ रहा है तो उसे भी टी कहा जाएगा। चलिए मित्रों, अब हम यहाँ पे एक वार्तिक, इस वार्तिक का अध्ययन करेंगे। वार्तिक कर रही है सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकंदो आदि गण में पठित शब्दों के बाद में अगर कोई स्वर होता है तो दोनों के स्थान पर, अर्थात टी संज्ञक वर्ण और पर वर्ण अच के स्थान पर, दोनों के स्थान पर रूप कहना चाहिए। वाच्यम कहना चाहिए। शकंदु आदि गण में पठित शब्दों के बाद अच हो तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर रूप आदेश होता है। कौन सा रूप आदेश होता है? पर रूप। अब ये शकंदु आदि गण क्या है? तो मित्रों संस्कृत में जैसे धातु गण बने हुए हैं, ऐसे शब्दों के कुछ गण बने हुए हैं। उसका पहला शब्द शक है, इसलिए उसको शक आदि गण कह दिया गया है, शकंदु आदि गण कह दिया गया है। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। शकदन अंधु, देखिए मित्रों यहाँ पर यह शक शब्द है। इस शक में टी संज्ञक वर्ण क्या है? अ, क्योंकि इसमें अंत में अ आ रहा है, तो टी संज्ञक वर्ण अ और बाद वाले अ, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? पररूप आदेश। तो पररूप आदेश होता है शकंदु। जब इसको मिलाएंगे, संयोग करेंगे तो शकंदु बन जाएगा, शक देश का कुआं। ऐसे कर्कदन अंधो, कर्कदन अंधो इसकी किसकी टी संज्ञा है? आ की। अ दन अ बराबर करकंदु। कुलदन अटा, कुल में ल में अ की टी संज्ञा है, तो अ और दन अ इन दोनों के स्थान पर पररूप आदेश, पररूप क्या बन गया? कुलटा। ऐसे ही हलदन ईसा हलीसा, मनसदन ईसा, ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। मनसदन ईसा और पतदन अंजलि। मनस में किसकी टी संज्ञा है मित्रों? अस की। असदन ई, तो इन दोनों में से पररूप क्या है? ई, तो क्या हो जाएगा? मनीषा बुद्धि। पतदन अंजलि, इसमें किसकी टी संज्ञा है? अत की। उसके बाद अंजलि, तो ये अ जो है दोनों में से पररूप क्या है? अ, तो क्या बन जाएगा? पतंजलि। लांगल लीशा, लांगल धन ईशा, तो क्या बन जाएगा मित्रों? लांगलेशा। ये एक वार्तिक, इस वार्तिक के बारे में हमने अध्ययन किया है। आइए हम और कुछ जानते हैं। दूसरा है सीमंत केश वैसे। सीमंत केश वैसे, यहाँ पर यदि सीमंत का प्रयोग केश के वेश में अर्थात मांग भरने के अर्थ में किया जाता है। स्त्रियां जो होती है सीमंतनी कहलाती है, क्योंकि वो जब बालों को संवारती है तो बीच में एक रेखा उनके होती है, इसे मांग कहा जाता है हिंदी में, और संस्कृत में इसे सीमंत कहा जाता है। तो सीमदन अंत, यहाँ पर जब मांग के जब अर्थ में होगा तब पररूप संधि होगी, अर्थात सीम के जो टी संज्ञक वर्ण अ है और बाद वाला जो अ है, तो इन दोनों के स्थान पररूप अ होकर के सीमंत बनेगा। अगर मान लीजिए
किसी मर्यादा के अर्थ में या हद पार कर दी, किसने सीमा को पार कर दिया है, तो वहां पर सीमदन अंत दीर्घ संधि होगी, अदन अ बराबर आ और बन जाएगा सीमांतः। मर्यादा या हद पार करने के अर्थ में सीमांतः दीर्घ संधि होगी, मांग भरने के अर्थ में सीमंतः। अगला है मित्रों सारंगः पशु पक्षिणौ। पशु पक्षी के अर्थ में सारदन अंग अगर ऐसा आता है, उसका अर्थ अगर पशु या पक्षी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तब तो वहां पर पररूप संधि होगी। सार का जो टिसंज्ञक वर्ण अ है और बाद वाला जो अ है, इन दोनों के स्थान पर पररूप अ आदेश होकर सारंगः बनता है। सारंग चातक और हिरण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब वहां पर पररूप संधि होगी। अगला है मित्रों ओतो ओष्ठ परे होने पर अ के बाद में या आ के बाद में ओतो ओष्ठ परे होने पर विकल्प से पररूप आदेश भी होता है। विकल्प से, करो तो इच्छा, नहीं करो तो इच्छा। जैसे स्थूलधन ओतो हो, पररूप करने पर स्थूलोतो बनेगा, अ और ओ के स्थान पर ओ आदेश, पररूप ओ आदेश स्थूलोतो हो, और नहीं करने पर तो वृद्धि होगी, फिर स्थूलाओतो हो। बिंबधन ओष्ठः, पररूप करने पर बिंबोष्ठः, और पररूप नहीं करने पर अर्थात वृद्धि करने पर बिंबोष्ठः रूप बनता है। आज के कक्षा में इतना ही पर्याप्त है। हम पुनः नई संधि के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।